बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 8 अभी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमने जिसकी बात की थी वो क्या था, मोमेंटम के बारे में बात की थी कि मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। मोमेंटम का रिलेशन ये होता है कि जब मोमेंटम चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी फोर्स की वजह से ही आता है। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी एफ फोर्स को मतलब रिप्रेजेंट करता है। उसकी इक्वेशन थी पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एफ। अभी जो हम टॉपिक अगला पढ़ने लगे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका जो है वो मेनली कंसर्न या रिलेशन उसी पिछली इक्वेशन के साथ है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू फोर्स के साथ। तो आपको माइंड में होना चाहिए पिछला टॉपिक जो है वो, और अगर आपके माइंड में नहीं है तो अभी आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक दफ़ा उस टॉपिक को रिवाइज कर लें, उसको देख लें ताकि आपको ये लेक्चर प्रॉपरली समझ आए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। या आप ये भी कर सकते हैं कि पिछले लेक्चर को भी एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये अगला टॉपिक भी। एनी हाउ, अभी हमने देखते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और जो हम अपने नोट्स बना रहे हैं उनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है। अब इसके अंदर जो है ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मे भी ये आपके पास शॉर्ट में आ जाए और ये भी मे भी है कि आपके पास क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए। लॉन्ग में आएगा तो आपको बुक में से भी मैं आंसर बता दूंगा, वो अपने नोट डाउन करना है होमवर्क कॉपी में भी, और अगर एग्ज़ाम में है तो वैसे ही अपने एग्ज़ाम में मेंशन करना है। और अगर शॉर्ट में आता है जो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, ये भी मैं को नहीं समझा रहा इस वजह से, क्योंकि जब लॉन्ग का टॉपिक जो है वो आप समझेंगे तो ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा और आपका टाइम अभी इस लेक्चर में वेस्ट नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लॉन्ग के अंदर अगर आए तो आपने उसको पेपर में कैसे मेंशन करना है, ये आपके सामने टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेट मी इसका साइज इंक्रीज कर। तो वो माइंड में रखिएगा बात, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। तो यहीं से आपने अपना आंसर मेंशन करना है, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड से लेकर, तो ये आपके पास यहाँ तक लिखा जाएगा एप्लीकेशंस तक। फिर इसके बाद ये गन बुलेट वाला सिस्टम है, इसको भी अगर आप एग्ज़ाम के लिए टाइम अवेलेबल हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है आप यहीं तक एप्लीकेशन तक इसको मेंशन करें आंसर को। तो लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर बेहतर है कि एंड में आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, ये रॉकेट वाली, तो इसको आप एटलीस्ट जो है वो गन बुलेट वाला सिस्टम अगर आप नहीं लिखते तो इसको आप एटलीस्ट जो है वो एप्लीकेशन जहाँ पर मेंशन हुआ तो उसके बाद ये पैराग्राफ आप ज़रूर ऐड कर लें। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये बात हमें पहले से पता है कि मास और वेलोसिटी पर ही मोमेंटम डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम अगली लाइन में लिखा हुआ है, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज, के सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर वो ग्रुप ऑफ बॉडीज़ जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रही होती हैं, कोलाइड हो रही होती हैं, वो बॉडीज़ का ग्रुप जो है वो सिस्टम कहलाता है। अब सिस्टम जो है वो मे बी आइसोलेटेड भी हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम किस तरह का होगा, जिसके जो इटसेल्फ पहले से मूविंग कंडीशन में प्रेजेंट है, आप उसको बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे जो है ना उनको मूव करने के लिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसको ना बाहर से जिसका कोई इंट्रैक्शन हो, ना अंदर वाली चीज़ों का बाहर की तरफ कोई इंट्रैक्शन हो। बाहर से अंदर वाली चीज़ों पर कोई जो है वो रोल प्ले नहीं हो रहा होता, और अंदर वाली चीज़ों का कोई बाहर की तरफ रोल प्ले नहीं हो रहा होता। जो अंदर वाली चीज़ें हैं उनको बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही होती, और अंदर वाली चीज़ें जो हैं वो अपनी एनर्जी को बाहर की तरफ डेसिपेट भी नहीं कर रही होती। इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force is acting. Isolated system वो होता है जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती। तो
इसी के बारे में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक होगी बात, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही तो अभी हमने पीछे जो फार्मूला पढ़ा था पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एफ, तो इसका मतलब है वहाँ पर हमें एफ को क्या प्लेस करना है, ज़ीरो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। जब एफ ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ये टी जाके टी की जो मर्ज़ी वैल्यू हो, कोलिजन टाइम जो मर्ज़ी हो, जाके जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ भी ज़ीरो ही हो जाएगी। पीछे इक्वेशन क्या रह जाएगी, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल जब ज़ीरो होगा तो ये जो माइनस पी आई है वो राइट साइड पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू पी आई। ये आप इसको रफ के ऊपर नोट कर सकते हैं चीज़ों को। तो पी एफ पी आई के इक्वल हो जाएगा। जब पी एफ पी आई के इक्वल हो जाएगा इसका क्या मतलब होगा कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। कब, अगर नेट फोर्स बाहर से कोई भी अप्लाई ना हो रही हो तो सिस्टम का मोमेंटम जितना पहले होगा कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन है कि सिस्टम को आइसोलेटेड होना चाहिए जिस पे बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो। तो ये यही था जो मैं आपको समझा चुका हूँ, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। अगर आपको समझ आ गया तो शुक्रिया। इफ़ नो अनबैलेंस और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, अगर कोई बाहर से कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो कि एक्सटर्नल फोर्स पे जो आइसोलेटेड सिस्टम पे एक्ट करती भी नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो पीछे इक्वेशन मैंने को भी रेफरेंस के तौर पर दिखाई है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एफ, तो इस इक्वेशन से साबित हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जितना इनिशियल होगा उतना फाइनल रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, दस द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट रहना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट भी वही है जो आपको समझाई है चीज़, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके बारे में बात हो रही है। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, वो उस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, चीज़ें टकराती रहती हैं अंदर, लेकिन मोमेंटम एक बॉडी दूसरे को ट्रांसफ़र करती है, दूसरी पहले को ट्रांसफ़र करती है, तो लेकिन ओवरऑल उनके मोमेंटम का जो सम होता है, टोटल मोमेंटम उनका वैसे का वैसे ही रहता है, उस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। लेट सपोज ये बॉडीज टकरा रही है ना, ये राइट साइड को नज़र आ रहा है, एक M1 और एक M2, ये ना ऑरेंज और ब्लू। अगर लेट सपोज ऑरेंज का मोमेंटम पहले जो है वो 20 न्यूटन सेकंड था और ब्लू का मोमेंटम जो है वो 70 न्यूटन सेकंड था, तो टोटल कितना हो गया, 90 न्यूटन सेकंड। अब हो सकता है टक्कर लगने के बाद, कोलाइड होने के बाद जो इसका 20 है इसका 40 हो जाए, तो उसका फिर लाजमी कितना होगा, 50 होगा। मतलब टोटल उतना ही रहना चाहिए, टोटल 90 था तो बाद में भी टोटल 40 प्लस 50 90 ही आना चाहिए। टोटल में मोमेंटम में चेंज नहीं आता। हाँ, आपस में उनका टक्कर लगते हुए मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम जो है वो सिस्टम का जो अंदर ही सिस्टम के अंदर मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। कितनी एग्जांपल्स हैं इस केस में, 4 एग्जांपल हैं। तो एक तो ये प्योरली एग्जांपल है बैलून की, जो आप न्यूटन के थर्ड लॉ में भी देख चुके हैं कि एक बैलून जिसके अंदर आप एयर फिल करें और फिर उसको जो है वो सेट फ्री कर दें, छोड़ दें, तो वो रश आउट हो जाता है, आपके हाथ से निकल के भाग जाता है, जो है वो ऐसा क्यों करता है, वहाँ पर हमने न्यूटन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिटेल से देखा था। लेकिन वही एग्जैक्टली चीज़ें अब उसको आंसर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से करना है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल तो नहीं, ये पूरी डेरिवेशन है जो एक्चुअली टॉपिक है, जो मेन टॉपिक का जो थीम है वो इस डेरिवेशन के अंदर है, ये कॉन्स्टेंट आइसोलेटेड सिस्टम से रिलेटेड है। फिर उसके बाद एक एग्जांपल गन बुलेट वाली है और एंड पर एग्जांपल रॉकेट की है। तो ये 4 चीज़ें जिनको आप अगर डिटेल से मेंशन करेंगे तो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बैलून वाले एग्जांपल में क्या बात है, क्यों जो है वो बैलून जिसको आप एयर फिल करके छोड़ देते हैं वो भाग जाता है आपके हाथ से। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि उसमें जो एयर होती है वो एक्शन फोर्स लगाती है बैलून की इनसाइड की दीवारों पर, और बैलून की जो अंदर की दीवारें होती हैं वो एक रिएक्शन फोर्स लगाती हैं एयर के ऊपर कि तुम बाहर निकलो, जिसकी वजह से नतीजतन एयर जब पीछे की तरफ मूव करती है तो वो उसको बैलून के वॉल्स को भी आगे की तरफ पुश करती है और बैलून की वॉल जो है वो रश आउट होने लग जाती है, मतलब बैलून भागने लग जाता है। तो यहाँ पर हम कैसे आंसर करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इन दिस केस बैलून जो था आपके हाथ में जिसमें आपने एयर फिल की हुई थी, वो आपके हाथ में एयर प्लस बैलून किस हालत में थे, रुके हुए थे,
ठीक है, अपने हाथ को आप सामने रख के बैलून को माइंड में सोच सकते हैं। बैलून भी रुका हुआ था, अंदर जो एयर थी वो भी कहीं जा नहीं रही थी। जब मूव नहीं कर रहे थे तो मोमेंटम का फॉर्मूला P=mv होता है। तो इसका मतलब है जब उनकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो उनका टोटल मोमेंटम भी ज़ीरो है, बैलून का भी और एयर का भी, पूरा सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि उनका बाद में मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो सेम रहना चाहिए का मतलब क्या, कि बाद में भी उनका ज़ीरो होना चाहिए। अब ज़ीरो कैसे होगा, तो हमने बात पढ़ी थी कि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो अब इसलिए अगर एयर जो है वो एक डायरेक्शन में जाएगी तो बैलून को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है, ताकि जो एयर का मोमेंटम बनेगा, एयर के मोमेंटम का जो वेक्टर बनेगा उसके ऑपोजिट बैलून के मोमेंटम का वेक्टर बनना चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे को फिर कैंसिल करेंगे। जब कैंसिल करेंगे तो अगेन दोबारा से टोटल सिस्टम मतलब बैलून प्लस एयर का मोमेंटम कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाएगा, जितना जैसे पहले ज़ीरो था। इस वजह से उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना उनके लिए ज़रूरी है। अब हमारे पास आ जाती है मेन जो हमारी डेरिवेशन है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2। ये ऊपर दिखाए हुए हैं, एक ऑरेंज और एक ये ब्लू कलर का, ऑरेंज वाला m1 और ब्लू वाला m2। ऑरेंज वाले की स्टार्ट में वेलोसिटी u1 है और जो ब्लू वाला m2 उसकी वेलोसिटी u2 है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो है, ये कोलिजन हो रहा है इनके बीच में, अब कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, मैसेज तो सेम रहेंगे। तो m1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी जबकि m2 की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से डायग्राम से क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो तो आप जो है वो अपनी बुक को साथ रख के देख सकते हैं। अच्छा, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ये जो कोलिजन हुआ है इस कोलिजन से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम रहना चाहिए। अब पहले का मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम mv के फार्मूले से m1 u1 बनेगा जबकि इसका मोमेंटम m2 u2 बनेगा। तो टोटल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन जो होगा, ये आपके पास मेंशन हुआ हुआ। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। अब कोलिजन होने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी थी, v1 और v2। अब कोलिजन के बाद जो m1 वाली बॉडी उसका मोमेंटम m1 v1 और दूसरी वाली का m2 v2 होगा। तो उस लिहाज से जो उसका टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद बनेगा वो हो जाएगा m1 v1 m2 प्लस m2 v2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो इन द एंड आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो यहाँ पर इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है ये मैं आपको ओरल साथ साथ बता रहा हूँ, ये ना हो कि आप इस सबको जो है वो नोट डाउन करने में या एग्ज़ाम में नोट डाउन करने में गायब कर दें, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये उसकी थी डेरिवेशन, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका टोटल मोमेंटम पहले, टोटल मोमेंटम जो बाद में होता है वो इक्वल होना चाहिए। जो मैंने आपको वहाँ पर जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखवाया हुआ है वो भी यही चीज़ लिखवाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। एक बॉडी m1 है दूसरी m2 है, m1 की वेलोसिटी कोलाइड करने से पहले u1 u2 थी और दूसरी उनकी कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज m1 m2 की v1 v2 हो गई थी। तो टोटल मोमेंटम जो है वो पहले और बाद में सेम होना चाहिए, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल होना चाहिए। ये इसकी डेरिवेशन के थ्रू आंसर हमारे पास आता है। अब जो है वो गन बुलेट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम रॉकेट वाली बात कर देते हैं। रॉकेट का वही चीज़ है जो आपको वहाँ पर बताया है कि इसका बैलून और एयर वाला क्या, कि रॉकेट और एयर, रॉकेट और जो गैसेस रॉकेट के साथ अटैच थी वो रॉकेट जब तक फायर नहीं हुआ, रॉकेट रुका हुआ था, वो गैसेस भी वहाँ पर प्रेजेंट थी, वो भी रुकी हुई थी, वो कहीं गई नहीं थी, तो उसी सिस्टम के अंदर ही थी।
तो टोटल मोमेंटम उनका, जब वो मूव ही नहीं कर रहा रॉकेट और एयर गैसेस, तो टोटल मोमेंटम उनका जीरो होना चाहिए, क्योंकि p इज इक्वल टू एम वी होता है। अगर वेलोसिटी जीरो पुट करेंगे मोमेंटम जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब है कि रॉकेट जब फायर हो जाएगा तो बाद में भी जो है वो उसका टोटल मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए। तो वो कैसे होगा कि हॉट गैसेस नीचे की तरफ अगर मूव करेंगी, अपना मोमेंटम उनका नीचे की तरफ क्रिएट हो रहा होगा, मोमेंटम का वेक्टर उनका नीचे की तरफ क्रिएट होगा, तो रॉकेट को उन गैस के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना उनका ज़रूरी हो जाएगा, ताकि वो एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल करें और टोटल मोमेंटम अभी भी ज़ीरो आए। इसलिए रॉकेट जो है वो फिर हॉट गैसेस के अगेंस्ट जो है वो मूव करता रहता है और आगे की तरफ जो है वो चलता है। Rocket and jet engine also work on the same principle. In this machine, hot gases produced by burning of fuel rush out with large momentum. अब यहाँ पे इतनी डिटेल से नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए बात। तो हॉट गैसेस जो है वो हाई मोमेंटम के साथ मूव करती हैं, निकलती हैं, और उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, अपोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि टोटल मोमेंटम पहले तो ज़ीरो था, तो मशीन का मतलब रॉकेट, मशीन गेन एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। दिस enables them to move with very high velocities, की हाई वेलोसिटी से गैस नीचे जाती हैं और रॉकेट उन्हीं हाई वेलोसिटी से जो है वो, अच्छा वेलोसिटी सेम होना दोनों की सेम कन्फर्म जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, मोमेंटम एक दूसरे के जो है वो उनका इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम दो चीज़ों से बनता है, एम और वी से। तो इसलिए ओवरऑल मोमेंटम जो है वो अपोजिटली होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैसेज अगर हॉट गैस का रॉकेट का इक्वल नहीं है तो फिर वेलोसिटी भी इक्वल नहीं होंगी। ये चीज़ें मैं कुछ तेज़ी से बता रहा हूँ, आपने आपका काम है कि इनके बारे में बैठ के सोचेंगे, बार बार इसको लेक्चर को सुनेंगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब लास्ट चीज़ जो हमने आज के टॉपिक में करनी थी वो थी गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई होता है, मतलब कि जब हम किसी बुलेट को फायर करते हैं किसी गन से, तो जो गन होती है वो पीछे की तरफ रिकॉयल होती है, हमारे शोल्डर से बैक साइड पर मूव करने की कोशिश करती है। तो ऐसा क्यों करती है वो, तो इसका सारी रीज़न एग्जैक्टली वही है जो आपको रॉकेट और बैलून की सारी बातें समझाई हैं। बिफोर फायरिंग द गन, बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पर है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो, मोमेंटम ज़ीरो है। एज द गन इज फायर्ड, बुलेट शूट आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर मोमेंटम, बुलेट हाई स्पीड से मूव करती है और एक मोमेंटम अटेन करती है। अब को टोटल मोमेंटम पहले जीरो था, बाद में भी जीरो होना चाहिए, तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, गन रिकॉयल, गन को बैक साइड पर, बुलेट के बैक साइड पर मूव करना ज़रूरी हो जाएगा, और गन का बुलेट के बैक साइड पर मूव करने को क्या कहते हैं, रिकॉयल, गन जो है वो रिकॉयल करेगी। According to law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and the bullet will also be zero after the gun is fired. तो उनका बाद में फिर इस तरह से मोमेंटम जीरो ही आएगा। इसको क्लैरिफाई करने के लिए, डिटेल्स की देखने के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि जो बुलेट है उसका मैस क्या है, स्मॉल एम है, जबकि जो और उसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल वी है, जबकि जो गन है उसका मैस जो है वो कैपिटल एम है और उसकी वेलोसिटी जो है वो कैपिटल वी है। अच्छा, अब टोटल मोमेंटम पहले कितना था, ज़ीरो, क्योंकि कुछ भी ना बुलेट मूव हो रही थी ना गन मूव हुई थी। अच्छा, बाद में कितना चाहिए, ज़ीरो टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम जो बाद में होगा वो कितना होगा, बुलेट का होगा स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी और गन का होगा कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, मतलब इनका सम जो है वो बाद में किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ पे डिटेल सारी लिखी हुई है। टोटल मोमेंटम ऑफ द गन आफ्टर द गन इज फायर्ड, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी। अब टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, वो किसकी इक्वल होना चाहिए, बिफोर द गन इज फायर्ड। तो बिफोर द गन तो ज़ीरो था, और बाद में अगर ये आ रहा है तो उसके भी इक्वल टू ज़ीरो ही होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम किसके अंदर इंस्ट्रक्टेड है कि गन क्यों रिकॉयल कर रही है, गन की रिकॉयल करने का मतलब गन बैक साइड पर क्यों एक हाई वेलोसिटी से मूव करती है, मतलब गन की वेलोसिटी जो कैपिटल वी से हमने रिप्रेजेंट की है उसमें हम इंटरेस्टेड है, उसको फाइंड करना चाहते हैं। तो कैपिटल वी कैसे फाइंड होगा, स्मॉल एम वी पहले वहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर कैपिटल एम वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन आपके पास ये सामने आ जाएगी। ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, एक तो पहली बात है नेगेटिव साइन किसी भी
वेक्टर क्वांटिटीज़ वाली इक्वेशन के अंदर अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि उसमें जो दो वेक्टर क्वांटिटीज एक लेफ्ट साइड और राइट साइड पर है, इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगी। स्मॉल वी जो गन की वेलोसिटी है और कैपिटल वी जो बुलेट की वेलोसिटी है वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे। ये बात यहीं से पूरी हो जाती है कि गन लाजमी रिकॉयल करेगी, मतलब बुलेट के अगेंस्ट मूव करेगी। अब बात अगली ये आती है कि जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे जाती है उसी वेलोसिटी से गन क्यों पीछे की तरफ नहीं आती। वो तो गन उससे काफ़ी कम वेलोसिटी से आती है। झटका तो इंसान को लगता है जो गन को फायर कर रहा होता है, बुलेट को फायर कर रहा होता है, लेकिन उतनी वेलोसिटी फिर भी नहीं होती जितनी बुलेट की होती है, अदरवाइज तो गन उसके हाथ से ही निकल जाएगी। तो उसकी क्या रीज़न है, तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर कैपिटल एम डिनोमिनेटर में आ रहा है। कैपिटल एम क्या है, मैस ऑफ गन। तो मैस ऑफ गन मैस ऑफ बुलेट से तो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब नीचे वाला डिनोमिनेटर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी फिर काफ़ी कम आएगी एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट के। हाँ, वैसे मज़ाक में से बात करूँ कि अगर आपके पास जो नीचे वाला जो मैस है जो कि गन है, तो अगर आप गन भी कोई ऐसी इस्तेमाल करें जिसका मैस भी मतलब इतनी हल्की सी हो, जिसमें से लेट सपोज को प्लास्टिक की बनी हो, और उससे आप असली वाली को बुलेट फायर करने के अंदर कामयाब हो जाए, तो वो प्लास्टिक वाली जो गन होगी वो भी आपके हाथ से उसी वेलोसिटी से फिर निकल जाएगी जिस वेलोसिटी से आपके पास बुलेट जाएगी, क्योंकि जब मैस काफ़ी कम होगा तो उसकी वेलोसिटी फिर बहुत हाई हो जाएगी। तो इस तरह के ख़तरनाक काम ना करें, ये कुछ ख़ास लोगों को जेब दे देते हैं, हर एक को नहीं। अच्छा, तो गिव द वेलोसिटी वी ऑफ द गन, नेगेटिव साइनों को बता दिया कि गन की वेलोसिटी ऑपोजिट होगी बुलेट के। तो ये सारी चीज़ें, और उस वजह से फिर वो रिकॉयल भी करेगी, और रिकॉयल करने की वेलोसिटी उसकी कम क्यों होगी, क्योंकि बुलेट का मैस कम है और गन का मैस काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से गन की रिकॉयलिंग वेलोसिटी कम होगी। तो ये सारा आपके पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब इससे रिलेटेड जो ये वाई गन इज़ फायर्ड व्हेन इट इज़ रिकॉयल्ड, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉयल वाई, तो इसका अगर तो लॉन्ग में आता तो अपने वो सारा टॉपिक जो आपकी बुक से में मेंशन हुआ है वो सारा आपने गन बुलेट सिस्टम में अपने मेंशन कर देना है। और अगर शॉर्ट में आता तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आप इसको लिख दीजिएगा। बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद द मजल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन, मतलब कैपिटल वी आपने फाइंड करना है, और गन का मैस आपको दिया हुआ है 5 kg, बुलेट का मैस आपको 20 ग्राम दिया, ऑब्वियसली उसको आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और बुलेट की वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो जस्ट आपने वही फार्मूला पीछे जो हमने पढ़ा है, v इज इक्वल टू माइनस एम स्मॉल वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, वो यूज़ करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। वो एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो उसकी क्या रीज़न है कि बहुत दफ़ा हमें क्या करना पड़ता है, जो दो बॉडीज़ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उनके इंटरेक्शन के बिहाफ पर अगर हमें एक की वेलोसिटी पता है तो हम दूसरे की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक का मैस पता है और दोनों की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी पता है, तो हम अननोन ऑब्जेक्ट का मैस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं उनको भी इसी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है, और उनके इंटरेक्शन के बिहाफ पर जो है वो उनके मैसेज को, उनके चार्जेस को, बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर किया जाता है या किया जा चुका है अभी तक। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।